हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इससे पहले के क्लास में हम लोग जल परिवहन के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जल परिवहन से संबंधित तथ्यों का अवलोकन कर रहे थे। उसमें हम लोग का एक छोटा सा पॉइंट आ गया था पत्तन अर्थात पोर्ट। तो आज हम लोग पत्तन के बारे में आइए कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। यह टॉपिक जो है क्लास 10वीं और क्लास 12वीं के विभिन्न बोर्डों के छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। साथ में जो कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरा रेगुलर वीडियो वॉच करते हैं, उनको भारत के भूगोल में पत्तन चैप्टर से जो कुछ प्रश्न आते हैं उनको भी मैं इसमें समेटने का प्रयास किया हूं। जो हमारे 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं वो भी आगे यदि कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनको यहाँ से कुछ आसानी होगी और इस तथ्यों को जानकारी इसका ले सकते हैं। तो आइए हम लोग आज मुख्य रूप से चर्चा करते हैं पत्तन के बारे में। पत्तन का नाम हम लोग सुने हैं, पत्तन जिसे बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है और इसे अंग्रेजी में पोर्ट कहा जाता है। सबसे पहले इसमें हम लोग पत्तन किसे कहते हैं, क्योंकि इस सेक्टर से 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में आ जाते हैं। जिसमें एक प्रश्न तो आ जाता है कि पत्तन क्या है, पत्तन किसे कहते हैं। दूसरा इसमें प्रश्न एक बन जाता है पत्तन से ही संबंधित पोताश्रय, ये क्या होता है। कभी कभी पत्तन और पोताश्रय के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए दे दिया जाता है। और फिर एक प्रश्न यहां से बन जाता है पृष्ठ प्रदेश क्या होता है। तो यहां हम इन तीनों को कवर करने का प्रयास किए हैं, पत्तन, पोताश्रय और पृष्ठ प्रदेश। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पत्तन या पोर्ट क्या होता है। सिंपल से भाषा में सरल शब्दों में समझिए कि पत्तन यह एक तरह से स्टेशन होता है। किसके लिए? चूंकि हम लोगों का जो ये टॉपिक चल रहा है ये जल परिवहन से हुआ है, तो जल परिवहन के माध्यम से इसके जो साधन होंगे वो जलयान कहलाते हैं, जो जल में चलते हैं। छोटे से लेकर बड़े स्तर तक के जो भी जलयान चलेंगे समुद्र में, आप नाव से लेकर के बड़े बड़े विशालकाय जहाज, स्टीमर, जो भी आप इसमें इसको देख सकते हैं, ये जलयान कहलाते हैं। तो जलयान तो कहीं ना कहीं रुकेंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो पानी में ही लगातार गतिशील रहेंगे। वो जब कभी भी किसी देश के तट पर आकर के रुकेंगे, जिस स्थान पर रुकेंगे वो क्या कहलाता है, पत्तन कहलाता है। तो आइए परिभाषा के रूप में देख लीजिए कि यह पत्तन क्या होता है कि समुद्र तट पर जलयानों के रुकने के नियत स्थान को पत्तन या बंदरगाह कहा जाता है। यह इसका इंग्लिश पोर्ट होता है। और ये जो इंग्लिश वर्ड है ये लैटिन भाषा के शब्द पोर्टा, लैटिन भाषा में एक शब्द आता है पोर्टा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रवेश द्वार। तो ये मुख्य रूप से जो समुद्री यान होते हैं उनका स्थल भाग पर प्रवेश करने का, या स्थल भाग से समुद्र की ओर जब कोई वस्तु या सामान या यात्री को लेकर लोग आगे बढ़ते हैं समुद्री मार्ग से जाने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, उसका प्रवेश द्वार होगा। तो स्थल से जल में जाने के लिए या फिर जल से स्थल पर आने के लिए जो प्रवेश जगह होगा वो क्या कहलाता है, पत्तन कहलाता है। तो हम लोग समझ गए कि समुद्र तट पर जलयानों के रुकने के नियत स्थान को क्या कहा गया, पत्तन कहा गया। अब पत्तन से ही जुड़ा एक टर्म आ जाता है जिसे हम लोग पोताश्रय कहते हैं, जिसका इंग्लिश हार्बर जाना जाता है। तो पत्तन और पोताश्रय में कुछ अंतर दिया जाता है। आइए हम इसके बेसिक अंतर को जान लेते हैं क्या क्या है। यहां पॉइंट्स के माध्यम से ऐसे प्रश्न किए जाते हैं, तो मैंने इसे आपके लिए नोट्स के रूप में, जो आप नोट्स बना सके, यहां मैं आपके लिए इसे दे रहा हूं। पत्तन और पोताश्रय, इसके मुख्य अंतर है। देखिए पत्तन क्या होता है कि यह समुद्र तट पर या तट से अंदर स्थल की ओर बना होता है। यह मुख्य रूप से पत्तन जो होता है कि आप यदि भारत के मानचित्र को देखें तो ये मान लेते हैं भारत का मानचित्र है, तो ये या तो तट पर या तट से अंदर स्थल की ओर होगा। लेकिन पोताश्रय जो होगा वो मुख्य रूप से जो है वो किधर होगा, जल की ओर होगा। तो यहां हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। यहां हम लोग इसको पॉइंट को देख लें कि पत्तन समुद्र तट पर या तट से अंदर स्थल की ओर बना होता है। इसका जो दूसरा विशेषता हो जाएगा पत्तन का कि यहां से देश के भीतरी एवं बाहरी भागों में व्यापार होता है।
पत्तन से देश के भीतरी, किसी भी देश के अंदरूनी हिस्से में या उसके बाहरी हिस्से में व्यापार का कार्य किया जाता है। अगला पॉइंट हम देख सकते हैं कि पत्तन कम गहराई वाले तट पर भी, जहां कम भी गहराई हो सकती है समुद्र की या नहरों की या जो बड़े उसके अपने जल मार्ग से विकसित होते हैं, तो कम गहराई वाले तट पर भी विकसित किया जा सकता है। अगला पॉइंट इसका होता है पत्तन का कि इसका पृष्ठ प्रदेश, अर्थात पत्तन का जो पृष्ठ प्रदेश होता है वह संकीर्ण होता है। यहां हम लोग जानेंगे कि पृष्ठ प्रदेश क्या होता है, हम लोग इसको जान लेते हैं। अब आइए देखते हैं पोताश्रय क्या होता है। तो पोताश्रय के बारे में कहा जाता है कि यह तट से दूर, अगर कोई तट है, मान लेते हैं हम यहां पर एक भारत की संरचना बनाकर दिखाई जा रही है, ये अगर हम इसको मान ले तट देख रहे हैं कि ये किनारा वाला पोर्शन तट हो गया, तो ये तट से दूर आप जान सकते हैं कि इधर का जो क्षेत्र है ये बंगाल की खाड़ी कहलाता है, जो समुद्री क्षेत्र है, और ये अरब सागर होता है, यह भी सागरीय क्षेत्र है। तो ये इससे जब आगे जाएंगे तो ये जो तट वाला पोर्शन होगा, इसका जो तट वाला पोर्शन होगा, तो तट पर जो बनेगा वो पोताश्रय होगा। तो तट से दूर समुद्र की ओर अधिक गहराई में बनता है, ये पोताश्रय की विशेषता होती है। पोताश्रय की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये कि यहां बड़े बड़े जलयान आकर रुकते हैं और ईंधन लेते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हो जाती है पोताश्रय की, कि पोताश्रय पर क्या होता है। देखिए जैसा कि नाम से भी क्लियर आ रहा है कि पोत और आश्रय से मिलकर के बना होता है पोताश्रय। तो किसको आश्रय दिया जाएगा? पोत को, बड़े बड़े जलयानों को आश्रय के रूप में यहाँ क्या दिया जाएगा, तो यहाँ उसको ठहरने का व्यवस्था किया जाएगा, यहाँ उसके ईंधन डालने की व्यवस्था की जाएगी, यात्री जो होंगे वो भी अपना रसद पानी, खाना पानी यहाँ ले सकते हैं। तो वैसी तरह की व्यवस्था जो की जाती है वो क्या कहलाया? पोताश्रय कहलाया। तो पोताश्रय पर क्या होता है कि यहाँ बड़े बड़े जलयान आकर रुकते हैं और ईंधन लेते हैं। फिर कहा जाता है, अगला पॉइंट देख लीजिए पोताश्रय से, यहां जलयानों को आश्रय प्रदान किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पोताश्रय का पृष्ठ प्रदेश जो होता है वो विस्तृत होता है, अर्थात बड़ा होता है। अब ये पृष्ठ प्रदेश क्या होता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास कर लें कि पृष्ठ प्रदेश जो होता है, पृष्ठ का मतलब आप लोग जानते हैं कि पृष्ठ का मतलब क्या होता है? पीछा, पीछे, पृष्ठ। तो पृष्ठ भाग में जो होता है कि जब भी कोई क्या होगा, पत्तन होगा या पोताश्रय होगा, तो उसके पीछे का क्षेत्र, मान लेते हैं कि यहां पर हम एक पत्तन या पोताश्रय बना हुआ, तो इसके पीछे का क्षेत्र जो स्थलीय भाग का क्षेत्र होगा, जहां से जितने बड़े एरिया को ये पत्तन या पोताश्रय क्या करेगा? कवर करेगा, तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? उसका पृष्ठ प्रदेश। तो आइए डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। पृष्ठ प्रदेश का क्या होता है कि यह किसी पत्तन या पोताश्रय का वह प्रभाव क्षेत्र होता है, उसका प्रभाव क्षेत्र होता है जहां से इन क्षेत्रों के वस्तुओं, यात्रियों को उन पत्तनों द्वारा अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। तो ये पृष्ठ प्रदेश की विशेषता हो गई कि पृष्ठ प्रदेश क्या होता है? वो किसी पत्तन या पोताश्रय के पीछे का, मान लेते यहां हम खड़े हैं और हमारे पीछे का क्षेत्र जो हो गया, तो अगर हमको मान लीजिए कि ये पत्तन हम हैं खड़े किसी जगह पर, तो हमारे पीछे का क्षेत्र, जितने बड़े क्षेत्र को हम क्या कर रहे हैं? प्रभावित कर रहे हैं, वो सारा क्या कहलाएगा? पृष्ठ प्रदेश कहलाएगा। तो पत्तन और पोताश्रय से जुड़ा एक प्रश्न यहां बार बार आता है, बहुत बार 2 नंबर के प्रश्नों में ये पूछा भी जाता है कि पृष्ठ प्रदेश क्या होता है। तो आप इसे कह सकते हैं कि किसी भी पत्तन या पोताश्रय के पीछे का क्षेत्र जहां से वो प्रभावित होता है, अर्थात जहां के लोग, जहां के व्यापार बिजनेस की वस्तुएं उस पत्तन से होकर आगे बढ़ती है, तो वो सारा प्रभाव क्षेत्र उस पत्तन का पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। आपको यहां इसका डेफिनेशन भी मिल रहा है, आप इस डेफिनेशन को नोट करके अपने नोट्स में इसको शामिल कर सकते हैं। अब जो मुख्य बात आती है, जब हमारी ये पत्तन से जुड़ी हुई बातें चल रही थी, तो पत्तन या पोताश्रय से जुड़ी हुई बातें में अब हम लोग आइए जानते हैं कि भारत के जो कुछ प्रमुख पत्तन हैं उसके बारे में हम लोग अवलोकन करते हैं। तो भारत के प्रमुख पत्तन जो है, आइए उसको देख लेते हैं। भारत में 13 बड़े पत्तन हैं और 200 से अधिक मध्यम या छोटे आकार के पत्तन हैं। अब यहां एक बात जान लेना जरूरी है कि यह जो 13 बड़े पत्तन हैं, जिसको मैं इस मानचित्र के माध्यम से आपको समझाने का और उसके कुछ तथ्य को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, तो ये 13 बड़े पत्तन जो है भारत से जुड़े हुए, यह केंद्र सरकार के अधीन आ जाता है। यह केंद्र सूची की विषय हो जाती है, इसका नियमन सारा वो केंद्र सरकार के माध्यम से होता है। और जो ये 200
मध्यम या छोटे आकार के पत्तन है, ये राज्य सरकार के अधीन आ जाता है। ये राज्य सरकार के विषय की वस्तु हो जाती है, राज्य सरकार के नियमन की वस्तु हो जाती है। इस पर सारा नियम कानून जो है वो राज्य सरकार का चलता है। तो हर एक राज्य में कुछ छोटे बड़े पत्तन भी हैं, लेकिन मुख्य बड़े जो पत्तन है 13, आइए हम लोग उसको जानने का इस मानचित्र के माध्यम से प्रयास करते हैं। तो यहां पर एक चीज जान लेना बहुत जरूरी है। आइए इस मानचित्र के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। यह भारत का मानचित्र है और पत्तन जो है वो कहां होगा? जलीय सीमा पर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि भारत का जो दक्षिणीवर्ती, आप यहां से मैंने एक लाइन दे दिया, ये दक्षिणी भारत की ओर अंकित करेगा। तो यहां देख लीजिए, ये दक्षिणी भारत का मानचित्र है। ये मानचित्र दो भागों में बंट जाता है। एक ये कहलाता है पूर्वी तट और इधर का एरिया कहलाता है पश्चिमी तट। तो ये पश्चिमी तट और पूर्वी तट से भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं कि पूर्वी तट के दो प्रमुख बंदरगाहों का नाम बताइए, या कोई तट का नाम दे देगा, कोई बंदरगाह का नाम दे देगा और पूछ दिया जाएगा कि ये किस तट पर है। तो बहुत सारे तरीके से इस प्रश्न को किया जा सकता है, इसलिए इसको जरा मैन्युअली ध्यान से देख लीजिए और इसको गौर से देख करके इसको दिमाग में सेट करने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम यहां बांट रहे हैं कि ये दक्षिणी भारत का जो क्षेत्र है, ये इसको पूर्वी तट, ये जो इधर का एरिया आप देख रहे हैं, ये जो इस तरह से खींचा हुआ है, ये पूर्वी तट को दर्शा रहा है, और आप इधर जो इस तरह से देख रहे हैं, ये पश्चिमी तट को दर्शा रहा है। तो ये दोनों तट क्लियर हो गया, ये हो गया पश्चिमी तट और ये पूर्वी तट। अब 13 बड़े बंदरगाह हैं भारत को, उसको यहां रखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम पश्चिम से, जो यहां है, पश्चिम से लेकर के हम पूर्व तक चलने का प्रयास करते हैं बारी बारी से। पहले नाम गिना देते हैं, फिर उसके राज्य की अवस्थिति देखते हैं, और उसके बाद इस पर जो कुछ विशेषताएं हैं उसको भी जरा देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे नंबर 1 पर यहां देख लीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण जो है ये है कांडला। ये सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है कांडला। अब ये कहां पड़ता है? तो आप जान सकते हैं, राज्य का अवलोकन किए होंगे आप, राज्य के बारे में जानते हैं। तो ये गुजरात में है। तो 1 नंबर का हो गया कांडला। उसके बाद आइए नंबर 2 ये है मुंबई। नंबर 3 ये है नहावा सेवा, जिसे आजकल जवाहरलाल नेहरू पत्तन भी कहा जाता है। तो ये दोनों आपको कहां हो गया? ये दोनों हो गया आपको महाराष्ट्र। तो 2, 3 तीसरे नंबर का भी आ गया। आइए चौथे नंबर पर देखते हैं। चौथे नंबर पर है मार्मा गोवा। ये है गोवा में। ये अब आ गए 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पर है बेंगलुरु। ये जान सकते हैं आप, ये किधर है? ये है कर्नाटक में। और 6ठे नंबर पर इधर आ जाइए, देखिए ये है कोच्चि। ये किस राज्य में है? तो ये है केरल में। तो यहां हम लोग राज्य को भी जानने का प्रयास किए। 1 नंबर से 6 नंबर तक हम लोग आ गए। तो अब आप यहां बता सकते हैं, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि पश्चिमी तट पर कितने बंदरगाह हैं? ये पश्चिमी तट का अवलोकन कर रहे हैं अभी हम लोग। तो पश्चिमी तट पर जाहिर सी बात है कितने बंदरगाह हो गए? पश्चिमी तट पर कुल 6 बंदरगाह हो गए। नाम आपने जान लिया, कांडला, मुंबई, नहावा शेवा, मार्मा गोवा, बेंगलोर और कोच्चि। ये 6 बंदरगाह हैं जो पश्चिमी तट के हैं। अब थोड़ी सी इसकी विशेषता को भी यहां से हम लोग गौर कर लेते हैं। आइए देखिए, ये कांडला जो है इसे कहा जाता है कि ये ज्वारीय बंदरगाह है। इसका जो निर्माण हुआ है वो ज्वारीय घटनाओं से हुआ है, तो ये ज्वारीय कहा जाता है। मुंबई जो है इसकी विशेषता ये है कि ये सबसे व्यस्त बंदरगाह है। समुद्री मार्ग में सबसे व्यस्त बंदरगाह जो है वो मुंबई है। नहावा सेवा ये आधुनिक आजकल बना हुआ और सबसे बड़ा कृत्रिम मतलब जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, तो ये सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह जो है वो कौन सा है? नहावा सेवा। आप जान गए इसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। फिर मार्मा गोवा, बेंगलोर, कोच्चि जो है इसे कहा गया यह भारत का सबसे बड़ा सीपयार्ड है। और एक बात यह है कि ये नौसेनाओं के लिए भी बहुत से साधन उपलब्ध कराते हैं। ये नौसैनिक पत्तन भी इसे कहा जाता है कोच्चि को। तो पश्चिमी तट से हम लोग अवगत हो गए, पश्चिमी तट के बंदरगाह को हम लोग जान गए। अब आइए पूर्वी तट की ओर जाते हैं।
पूर्वी तट पे हम लोग जान रहे हैं कि पूर्वी तट का जो विस्तार है, आप देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी, आप यहां पर इस मानचित्र के माध्यम से भी आप इसको देख सकते हैं कि हमारा जो पत्तन का जो सिलसिला चल रहा है वो मानचित्र पर इधर ये अरब सागर है, आप नीले कलर से देख रहे हैं, इस होते हुए रास्ते जाती है और पश्चिमी भाग में, भारत से पश्चिमी में जितने सारे देश हैं वहां से यहाँ यातायात होता है। फिर पूर्वी तट से जो मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी होते हुए पूर्वी तट की ओर जितने सारे देश हैं, म्यांमार की तरफ है, इधर जापान फिर है, तो इन सारे देशों में ये बंगाल की खाड़ी से पूर्वी तट से होते हुए ये जाते हैं। तो हम लोग यहां जान गए पश्चिमी तट में कितने बंदरगाह, 6। अब आइए अवलोकन करते हैं पूर्वी तट के बंदरगाहों की। इसे हम जरा मिटा देते हैं। तो 6 के बाद हमारा नंबर चलेगा 7। तो आइए 7वें नंबर पर देखते हैं कौन है। 7वें नंबर पर ये देखिए तूतीकोरिन, 7वें नंबर पर आ गया तूतीकोरिन। इससे आगे बढ़िए तो 7 नंबर, 8वें नंबर पर है चेन्नई, 8 हो गया। और इसी से आगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट है 9 नंबर पर, इसको कहते हैं एन्नोर बंदरगाह। तो ये 3 बंदरगाह जो हो गए ये तमिलनाडु राज्य से हो गए। तमिलनाडु राज्य से कितने बंदरगाह हो गए, 3। इसमें ये एन्नोर बंदरगाह काफी सारे जगहों पर पूछा गया है। बार बार आप भी अगर उल्टा के पिछले वर्षों के क्वेश्चन का अवलोकन करेंगे तो एन्नोर पत्तन को 10वीं और 12वीं के बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है और विभिन्न सारे कंपटीशन के एग्जाम्स में भी ये एन्नोर पत्तन के बारे में बार बार पूछता है कि एन्नोर पत्तन जो है वो किस राज्य में है। कभी कभी पूछ दिया गया कि एन्नोर पत्तन जो है भारत के किस तट पर स्थित है। तो तट भी जान गए, तट में आ जाएगा पूर्वी तट और राज्य में आ जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के कितने, जिसके देश के बड़े सूची में शामिल किया गया है उसमें है तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर, ये 3 हो गए तमिलनाडु से। आगे बढ़िए, अब हम लोग पहुंच रहे हैं 10वें नंबर पर। तो 10वें नंबर पर है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम ये कहां पर हो गया, तो ये हो गया आंध्र प्रदेश में। तो ये हो गया आंध्र प्रदेश में। 11 नंबर पर आ जाइए, 11 नंबर पर है पारादीप, ये है उड़ीसा में। और 12वें नंबर पर है हल्दिया, हल्दिया ये पश्चिम बंगाल। और 13वें नंबर पर कोलकाता, 13वें नंबर पर कोलकाता, ये भी पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से हो गए 2, उड़ीसा से 1 आ गए, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश से, एन्नोर, चेन्नई, तूतीकोरिन ये तमिलनाडु से। इसमें चेन्नई जो है ये सबसे कहा जाता है ये पुराना या जो है प्राचीन, पुराना या प्राचीन ये कृत्रिम बंदरगाह है। तो इस प्रकार आपने 13 बंदरगाह का अवलोकन कर लिया। 13 बंदरगाह जो है वो भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह है, यही से सारे प्रश्न आते हैं। अब यहां एक बात आ गई कि पश्चिमी तट पर तो आपने काउंट कर लिया कितने बंदरगाह थे, 6। तो अब पूर्वी तट पर जरा बताइए कि पूर्वी तट पर कितने बंदरगाह हो गए, तो 13 है भारत के बड़े स्तर के। तो इसमें कितने आ जाएंगे, 7। तो यहां से भी एक प्रश्न निकल के आ गया, पश्चिमी तट पर 6 और पूर्वी तट पर 7। तो इस प्रकार 13 बड़े बंदरगाह हैं। बंदरगाहों की सूची में इन्हीं बंदरगाहों को, 13 बंदरगाहों को ज्यादातर यहां से प्रश्न आते हैं, इसको जानना जरूरी हो जाता है। तो अभी हम लोग बंदरगाहों से जुड़े बातों को देख रहे थे। अब बंदरगाहों से जुड़ी हुई बातें जब चलती है तो इसमें एक और भी यहां प्रश्न आ जाता है कि बंदरगाह के प्रकार, कभी कभी कुछ उदाहरण दे दिए जाते हैं और वहां से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो आइए हम लोग उसको भी जरा जान लेते हैं। अब जरा मैं इसको मिटाने का प्रयास करता हूं और आइए हम लोग अब देखते हैं बंदरगाह के प्रकार कि ये बंदरगाह के प्रकार कितने हैं। बहुत ज्यादा यहां से प्रश्न कभी कभी जो है ले लिया जाता है। तो आइए देख लेते हैं बंदरगाह के प्रकार। बंदरगाहों का जो विभाजन किया गया है वो 2 आधार से किया गया है। एक किया गया है उसकी अवस्थिति के आधार पर, अवस्थिति मतलब वो कहां बसा हुआ है, कैसे बना हुआ है। और दूसरा उसका विशेषता है कार्य की विशिष्टता के आधार पर, अर्थात जो बंदरगाह बने हुए हैं, जो पत्तन बने हुए हैं, वो किस प्रकार की विशेषता हासिल करते हैं इसके आधार पर भी। तो आइए कुछ नाम यहां पर हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार है का है। तो अवस्थिति के आधार पर जो बंदरगाह है वो 2 है। एक है आंतरिक बंदरगाह, आंतरिक बंदरगाह। आंतरिक बंदरगाह से मतलब क्या हो गया कि जो भारत के तट से दूर स्थल की ओर बना हुआ होगा।
तो जैसे आप वहां भारत में देख लीजिएगा, भारत में हुगली नदी पर बना हुआ है कोलकाता। ये जो है ये आंतरिक बंदरगाह का उदाहरण है। आप जान गए। विश्व स्तर के पर जाइएगा तो विश्व में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो जर्मनी में एक नदी है, राइन नदी नाम है, और वहां पर एक जगह है, वहां एक बंदरगाह है जिसका नाम है डुइसबर्ग। इसी तरह मिसिसिपी नदी है, वहां पर एक मेम्फिस नाम का बंदरगाह है, जो ये आंतरिक बंदरगाह अर्थात अंदर की ओर बसी हुई है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में, हमारे भारत के आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम नाम का एक बंदरगाह है, वो भी आंतरिक बंदर का उदाहरण होता है, अर्थात वो तट से दूर स्थल मार्ग की ओर, और वो मुख्य रूप से साधन प्रस्तुत करता है बड़े बड़े जलयानों के लिए आगे की ओर जाने के लिए, तो इसे आंतरिक बंदरगाह कहा गया। दूसरा भाग जो है इस बंदरगाह का वो है बाह्य। जब आंतरिक है तो दूसरा नाम क्या आ जाएगा, बाह्य बंदरगाह। तो ये कहां होगा, तो ये तट के किनारे अवस्थित होगा या तट से थोड़ा दूर समुद्र के जो हिस्से होंगे, जो गहराई वाला क्षेत्र होगा जहां पे बंदरगाह बन सकता है, वैसे बंदरगाह को बाह्य बंदरगाह कहा गया है। और यह आपको देखने को मिलेगा, ये यूरोप महादेश में एवेन माउथ नाम का एक बंदरगाह है, ये बाह्य बंदरगाह का उदाहरण होता है। इसी प्रकार एथेंस में एक पिरेइस नाम का बंदरगाह है, ये बाह्य बंदरगाह का उदाहरण हो गया। तो इस प्रकार आंतरिक और बाह्य बंदरगाह के कुछ उदाहरण आ जाते हैं, यही 2-4 प्रश्न आते हैं, तो इसको आप एक बार देख लीजिए। अब जो मुख्य विशेषता है वो है कार्य की विशिष्टता के आधार पर। यहां कुछ प्रश्न है जो जानना जरूरी है। तो कार्य की विशिष्टता के आधार पर क्या सोच सकते हैं, बंदरगाह होंगे और बंदरगाह पर जो जुड़े कार्य होंगे तो वो किस प्रकार का होगा। तो कुछ बंदरगाह होंगे जो क्या होगा, यात्री बंदरगाह होगा, कुछ जो होगा वो व्यापारिक बंदरगाह होगा, कुछ उसके बाद जो होगा वो किसके लिए होगा, नौसेना के लिए जो होगा, हर देश के लिए नौसेना होती है, तो वो नौसेना से जो जुड़े होंगे वो नौसैनिक बंदरगाह कहलाएगा। जैसे भारत के लिए कोच्चि आ गया। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है बंदरगाह की, इसमें एक आता है पोर्ट ऑफ कॉल। यहां से कई बार प्रश्न आए हैं कि ये पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है, तो इसको जरा जान लीजिए कि जलयानों के मार्ग में, जब जलयान चलेगी समुद्री मार्ग में, तो बहुत सारे कभी कभी ऐसे जगह आ जाएंगे कि जहां पर उनके यात्री जा रहे हैं तो उनको रुकने का मन करेगा, या जलयान को खुद ईंधन लेने की आवश्यकता होगी। तो मार्ग में बहुत सारे जगह पर जो पत्तन बनाए जाते हैं, और उस पत्तन की विशेषता क्या होती है कि वो ईंधन के लिए या फिर जो उनके यात्री होते हैं उनके खाने पीने के लिए, खाना पीना के लिए जो वो बनाया जाता है। तो इस प्रकार के जो पत्तन होते हैं उसे क्या कहा जाता है, पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। तो जैसे आप जान सकते हैं कि उदाहरण के रूप में आप इसको देख लीजिए, होनोलुलु और यहां पर जो क्या कहते हैं स्विट्जरलैंड, ये जो है पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण होता है। तो आप इसको परिभाषा बना भी सकते हैं कि ऐसे पत्तन जो किसके लिए, जो मार्ग में बड़े बड़े जलयानों के लिए ईंधन या खाने पीने या यात्रियों को ठहरने के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराती है, उसे क्या कहा जाता है, पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। तो इस प्रकार विभिन्न सारे जो है पत्तन के जो प्रकार हैं, आप इसे भी देख सकते हैं, इसको भी अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों का मुख्य जो केंद्र बिंदु रहा वो पत्तन से जुड़ा हुआ रहा, जिसमें हम लोग पत्तन, पोताश्रय और पृष्ठ प्रदेश, साथ में जो विभिन्न पत्तन थे भारत के, उनको जानने का प्रयास किए और पत्तन से जुड़े जो कुछ तथ्य थे उसका अवलोकन कर रहे थे। इन चीजों को आप पहली बार तो डायरेक्ट भी सुन सकते हैं, और जब इसको दूसरी बार सुने तो जरूर पेन और पेपर लेकर के बैठे और इनके तथ्यों को आप अपने लैंग्वेज में अपने से लिखकर, जो आपका नोट्स बनेगा, जो आप कभी रिवीजन के रूप में उसको पलटेंगे तो आपको वो सुविधा देगी। इस प्रकार से उसको पढ़ने का और अपने दिमाग में सेट करने का प्रयास करें। ज्योग्राफी में ये टॉपिक जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से जरूर हर बार कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको जरूर बारीकी से देखकर इसको अपने अंदर सेट करने का प्रयास करेंगे। आशा है आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। और जैसा कि जानते हैं, हम आपसे बार बार कहते हैं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों में जरूर इसकी चर्चा करें, लाइक या डिसलाइक करें, ये आप पर निर्भर करता है।
लाइक करना हो तो लाइक करें, डिसलाइक करना हो तो उसका कारण जरूर बता दें कि किस रूप में आप इसे डिसलाइक करते हैं। लेकिन जहां कहीं से भी फैक्ट्स मिले उसको जरूर अपने अंदर सेट करने का प्रयास करें। अगले वीडियो में फिर इसी तरह के कुछ टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए